हो गया। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG साहित्य एसोसिएशन, अ फ्यूल फॉर सोल। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। LPGI साहित्य एसोसिएशन के इस नवीन, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कवियों की पाठशाला में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम LPGI साहित्य एसोसिएशन के डायरेक्टर, फाउंडर, ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी और फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी का तहे हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस विचारशील पहल किया, यह प्रयास किया। क्योंकि कार्यक्रमों को चलाना आसान है, पर उसके बारे में सोचना जो कि समाज के लिए, सबके लिए हितकारी हो, यह एक बड़ी बात होती है। तो मैं उनका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। दोस्तों, हम सभी अपनी भावनाओं को कविताओं के माध्यम से जो अभिव्यक्त करते हैं, हम अपने परिवेश के बारे में, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों के बारे में जो शाब्दिक चित्रण कर लेते हैं, हम सभी अपने अपने स्तर पर एक कवि हैं। पर अब वक्त आ गया है एक कदम आगे बढ़ाने का, कुछ ऐसा कर जाने का, कुछ ऐसा लिख जाने का कि हमारी कविता पढ़कर स्वयं ही हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए और सुनने वाला श्रोता भी दिल से वाह वाह कर उठे। इसी काम में मदद करने का प्रयास है यह कार्यक्रम कवियों की पाठशाला में। और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा जिन्होंने नया नया लिखना शुरू किया है या फिर लिखते आ रहे हैं काफ़ी समय से, पर अपनी कविताओं में सुधार लाना चाहते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि काव्य यात्रा में कोई मंजिल तो होती नहीं, बस पड़ाव आते जाते हैं। तो हम एक पड़ाव और आगे बढ़ जाएं, तो बस यही मंशा, इसी बात के मद्देनज़र ये सुंदर प्रोग्राम शुरू किया गया है कवियों की पाठशाला, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे देश विदेश के बड़े बड़े कवियों से। हम उनके समक्ष अपने सारे प्रश्न, कविताओं से संबंधित सारे संदेश और संशय उनके पास रख देंगे और वे अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, हम ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि यह कार्यक्रम सफल हो और इसकी सफलता का जो पैमाना होगा वो यही होगा कि हमारी लेखनी में कितना सुधार आया है। तो चलिए, जो इस कार्यक्रम की जो श्रृंखला है, जो हर रविवार को 5 बजे होगी, इसके फर्स्ट एपिसोड में आज हमने जिस कवि को बुलाया है, जिस महान व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है, ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि वे आज हमारे बीच में आए हैं, क्योंकि वे हैं बहुत ही अच्छे कवि, साहित्यकार डॉक्टर हरजीत सिंह सधर जी।
दोस्तों, जब आप उनकी कविताओं को सुनेंगे तो उनके जो शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं और जो गहराई होती है, निर्जीव चीज़ों का जो वो मानवीकरण करते हैं, उनकी प्रस्तुति, तरन्नुम में उनकी प्रस्तुति, सब कुछ मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। हमारी बहुत खुशनसीबी है उनका यहाँ आना, और क्योंकि उनका यहाँ आना आज किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। दोस्तों, वे किसी डॉक्टर हरजीत सिंह जी किसी भी परिचय के मोहताज हैं नहीं, पर फिर भी एक दो बातें, मैं बेसिक बातें बता देती हूँ कि सर ने अंग्रेजी और पंजाबी साहित्य में MA MH किया है, PhD की है। उन्होंने MN विश्वविद्यालय में 38 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं और विभिन्न ओहदों को, बड़े बड़े ओहदों को सुशोभित किया है। सम्मानों की लिस्ट में अगर बताऊं तो दोस्तों सूची बहुत लंबी है, काफ़ी वक्त चला जाएगा, और आप लोगों की तरह मैं भी बहुत उत्सुक हूं सर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो पर इतना ज़रूर कहूँगी, जब आप सर को सुनेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, तो आपके मन में जो सम्मान उत्पन्न होगा उसका कोई मोल नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं सर को बहुत ही प्रेम से, प्रसन्नता से, नतमस्तक, अपार सम्मान के साथ सर के चरणों में एक श्लोक अर्पित करते हुए मैं सर को आमंत्रण दूंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रणाम सर, स्वागत है कवियों की पाठशाला में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। तो मेरा ख्याल है ऐसे करें कि आप क्वेश्चन करेंगे ना? जी जी, मैं सर, हम तो आपसे ये ज़रूर सीखेंगे कि कविताएं कैसे लिखते हैं, पर सर पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कविताएं होती क्या है। हमने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में सर बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं, पर आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं सर? आपकी दृष्टि में कविता क्या है? तो इसके बारे में मैं बहुत पीछे जाके बात करूंगा। जी सर। जब इस धरती पर मानव का आगमन हुआ होगा, जंगलों में रहता होगा, जानवरों के बीच में जानवरों की तरह, तो उस वक्त उसका दिमाग भी जानवरों जैसा ही होगा। मगर एक बात जरूर थी कि उसमें दिल जरूर था, तो वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते होंगे जैसे जानवर करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भाषा विकसित होने लगी। तो भाषा वो जो थी वो एक तरह की कविता ही थी, क्योंकि दिल से निकल रही थी। तो जो भी विचार या भाव दिल से निकलता है वो कविता है। ये बेसिक चीज है। जी जी। फिर धीरे धीरे जब मानव के दिमाग ने तरक्की की, विकसित हुआ, तो उसने लॉजिक का पल्ला पकड़ लिया, तर्क जिसको हम कहते हैं। जी। वो क्वेश्चन भी करता था अपने आप को और आंसर भी ढूंढता था, इसके लिए उसको सोचना पड़ता था। सो भावनाओं के साथ विचार विकसित होने लगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कविता आई, क्योंकि दिल तो आदमी के पास जन्म से ही होता है। क्या बात है सर। बाद में विकसित हुआ, इसलिए प्रोज का आरंभ जो था वो बाद में हुआ है। ये एक हर एक साहित्य के बारे में हम कह सकते हैं। तो जब शुरू हुई कविता, तो क्योंकि उसमें भावनाएं थीं, तो इसलिए उस समय जो कविता शुरू हुई उसको हम फोक कहते हैं। फोक की पोएट्री है, लोकगीत जिसको कहते हैं। जी जी। तो उनमें भावनाएं ही भावनाएं होती हैं, दिमाग भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां दिल छा जाता है विचार के ऊपर, वहां कविता होती है, और जहां
भावना छा जाती है, दिमाग छा जाता है दिल के ऊपर, तो वहां प्रोज हो जाती है। तो ये फर्क है। तो इंग्लिश का एक पोएट है, उसने जो डेफिनेशन ये पहले वाली पोएट्री की दी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, वो फीलिंग्स जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली बाहर निकलती हैं, जिनको रुकावट कोई नहीं होती, वो सीधी पोएट्री बन जाती थी। और एक बात भी मैं आपसे साझी कर लूंगा, इसीलिए जो शुरू में लिखा गया उसको काव्य कहते थे। लिटरेचर को भी हमारे संस्कृत लिटरेचर में काव्य कहा गया है। दो तरह के काव्य, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। दृश्य काव्य वो साहित्य जिसको हम देखकर एंजॉय करते हैं, नाटक जी। और जो श्रव्य काव्य है जिसको सुनकर हम एंजॉय करते हैं, उसमें कविता आती थी, पोइट्री आती थी। सो साहित्य का नाम ही काव्य होता था पहले, ये बाद में पड़ा है इसका नाम साहित्य। तो ये था एक पंजाबी का पोइट है अपना, वो भी नेचर का कह लो वैसे। तो उसने जो कहा है कि थोड़ा सा आप समझ लें कि पंजाबी में अगर मैं बोलूं थोड़ा सा, कि प्यार विच मोए बंदियां दे मिठे वचन कविता हुंदे आ। जो प्रेम में मर जाते हैं, वो जो बोलते हैं मर के, वो कविता होती है। सो प्रेम की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि ये भी एक बहुत तीखी भावना होती है प्रेम की। सो ये तो है कि कविता क्या होती है। अब इसका जो टेक्निकल काम है वो आगे चलता है। सो ये आपका पहला प्रश्न था। जी, धन्यवाद सर। एक शब्द जो काव्य और कविता, इसमें क्या अंतर है? कविता और काव्य में क्या अंतर है? बहुत सारे ज़्यादा जो काव्य साहित्य है उसको हम इकट्ठा करके कविताओं को, जो साहित्य है उसको इकट्ठा करके, एकत्रित करके उसको काव्य बोल देते हैं कि ये पोइट्री है। इंग्लिश में जिसको हम पोइट्री कहते हैं ना, वो हिंदी में काव्य है। और कविता कोई एक काव्य, एक कविता, उसको हम कविता बोलते हैं। तो ये दोनों का थोड़ा सा अंतर है। हाँ, एक बात और है, कविता शब्द का जो उच्चारण है हिंदी में, अब मैं कविता बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पंजाबी से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। वास्तव में इसका उच्चारण है कविता। कविता, वाह को छोटी ई की मात्रा जो बड़ी मात्रा के नजदीक जाता है, इसका उच्चारण कविता। थोड़ा सा आगे चले जाएं तो कविता हो जाएगा। पंजाबी में ये लघु हो जाता है, पीछे आ चला जाता है थोड़ा सा, वो कविता हो जाता है। सो कविता, कविता और कविता, ये 3 लेवल हो जाते हैं इसके। सो ये कविता और काव्य का अंतर। एक प्रश्न आपने किया था, कविता में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसी से मिलता जुलता एक और जो था, कविता लिखनी शुरू करने वाले कवि को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों में एक ही समझता हूँ कि एक ही प्रश्न है ये सर। जी, उस प्रश्न के पर जाने के पहले सर, एक
दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहती थी। हाँ बिल्कुल। सर, जब हम नया नया लिखना शुरू करते हैं तो हमारा पूरा जो फोकस रहता है वो तुकबंदी में रहता है। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण दूं तो जब मैंने 5 साल 6 साल पहले लिखना शुरू किया था तो मेरी बहन के बारे में लिख दिया, प्यारी बहना, परिवार का गहना, सदा खुश रहना, आत्मविश्वास से आगे बढ़ना। तो बस ये हमने गहना बहना रहना, तो सर क्या तुकबंदी भर कर देना ये कविता होती है क्या? और इसका तुकबंदी का कविता में कितना महत्व है सर, ये हम जानना चाहते थे। हाँ, तुकबंदी के बारे में मैं बात कहूंगा कि शुरू में जितनी भी कविता होती थी वो तुकबंदी में ही होती थी। उसका कारण क्या था कि ना तो प्रिंटिंग प्रेस था और ना ही कोई अपना इसके और ऐसा कोई हाथ से लिखी जाती थी। हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, महाभारत हुआ, रामायण हुई, गुरु ग्रंथ साहब हुआ, ये पहले हाथों से लिखे गए क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। फिर जब हाथों से लिखे जाते हैं तो बहुत कम व्यक्तियों के पास ये पहुंच सकते हैं। दूसरे क्या करते हैं, इसको याद कर लें, जुबानी याद कर लेते हैं। तो जुबानी याद करके उसको फिर पुश्त दर पुश्त ये ऐसे ही चलता था। पढ़ाई लिखाई कोई नहीं थी, जुबानी चलता था ये जी। आपने सुना होगा वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। जिसको एक वेद जुबानी याद होता था उसको वेदी कहते थे, जिसको 2 वेद याद हो गए उसको द्विवेदी कहते थे, 3 वाला त्रिवेदी, और जिसको चारों के चारों वेद जुबानी याद थे उसको चतुर्वेदी कहते थे। तो ये क्यों था? क्योंकि जुबानी याद किए बिना और कोई तरीका ही नहीं था कि कैसे एक पुष्ट से दूसरी पुष्ट तक ये चलाया जावे। तो आजकल क्या हुआ है, आजकल छोटे छोटे गुटके कह लो, जैसे अब गीता है, गीता लिखी हुई अपना पढ़ता जाएगा, वो बोलता जाएगा। तो पहले क्या होता था कि जुबानी याद हो तो फिर तो ये अपना ऐसे कविता का हम कह सकते हैं कि ऐसे ही चलता था। तो आपने प्रश्न किया था कि तुकबंदी, तुकबंदी का महत्व इसलिए है कि तुकबंदी वाली कविता ही याद रह सकती है, दूसरी याद ही नहीं रहती जी। पहले आप देखोगे हमारे वैद्य होते थे, हकीम होते थे, वो कविता में लिख के रखते थे अपना जो फार्मूला उनका होता था। वो फार्मूला उसी तरह से आगे चलता था पुष्ट दर पुष्ट। तो अगर हम उसको प्रोज में दे दें, लिख के भी दे दें, तो फिर भी वो याद नहीं रहेगा। स्कूलों में टीचर थे, मैथमेटिक्स के फार्मूले और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती थी बता देते थे, वो भूलते नहीं थे बिल्कुल। जी जी। तो ये सारा तुकबंदी से ही हुआ। पर कविता के जी सर, कविता के सुंदर भाव लाने के लिए अगर तुकबंदी ना हो, एक ब्लैंक वर्स जैसा लिख दिया जाए तो फिर वो कविता होगी ना? ब्लैंक वर्स की जो डेवलपमेंट है वो बाद में हुई है जी। पहले तुकबंदी थी। तो जब दिमाग बहुत उन्नत हो गया, बड़े बड़े मसले हमारे मस्तिष्क में आने लगे, उनके बारे में हम सोचने लगे, तो हमारे माइंड में जो सामग्री इकट्ठी हुई वो इस बंधन को तोड़ती थी, जो तुकबंदी वाला बंधन था। जी जी। तो हम कहना चाहते हैं कई दफा तुकबंदी रुकावट बनती है। हमारे पास भाव तो आ गया, विचार आ गया, खुली कविता हो तो उसको हम लिख सकते हैं। अगर हम तुकबंदी में लिखना चाहें तो बहुत देर तक हम सोचते रहते हैं कि कौन सा शब्द सूट करेगा तुकबंदी के लिए।
सो इसको जब ये रुकावट बनने लगी तो एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर हम तुकबंदी को तोड़ दें, आजाद हो जाएं, तो क्या फिर भी कविता रह जाएगी? जी। तो आज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि तुकबंदी हो या ना हो, उसमें भाव जरूर होना चाहिए। और सिर्फ भाव नहीं, जो कवि कविता लिखनी शुरू करता है खास तौर पे, उसके पास शब्द भंडार होना चाहिए, सफिशिएंट शब्द भंडार कविता लिखने के लिए। जी। इसको अंग्रेजी में पोएटिक डिक्शन भी बोलते हैं। पोएट्री की शब्दावली कुछ अलग होती है प्रोज से। अगर प्रोज वाले शब्द हम यूज करने शुरू कर दें इसमें, पोएट्री में, तो बेशक तुकबंदी कर दें, वो कविता नहीं होगी, कविता नहीं कही जा सकती वो, इसमें वो खूबसूरती नहीं आएगी, शायद खूबसूरती नहीं आएगी। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था रेखा जी, अगर आपकी आज्ञा हो। अरे जी, हाँ जी, वेलकम। तुकबंदी की जहां तक बात चल रही है अंकल जी, तो तुकबंदी में मैंने कई बार ये देखा है, कई बार कुछ पोएट्स की, जो यंग पोएट्स हैं, उनकी हमारे पास आ जाती हैं कि जरा देखना जी ये ठीक लिखी है कि इसमें कोई क्या हो सकता है। तो मैंने देखा कि कई बार पोएट्स जो है वो तुकबंदी की राह पकड़ तो लेते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं बीच में मीटर गुम हो जाता है। जैसे हर तुकबंदी की एक मीटर है, उसी मीटर, वो उस मीटर को आपको मापना है एटलीस्ट, चाहे लिखने में वो मीटर ना भी हो, लेकिन बोलने में तो वो मीटर लगे, तो पढ़ने में वो मीटर लगे, है ना। तो वो उनको हम किस तरह से गाइड करें, या नए पोएट कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं कि भाई मीटर तो ना छोड़ें जो अपना, अगर आपने कोई तुकबंदी वाली बना रहे हो, तो मेरा जनरली जब मैं लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखता हूं कि अगर तुकबंदी की हो तो उसकी एक धुन भी बननी चाहिए। तो अगर धुन बन रही है और धुन ठीक चल रही है तो वो तुकबंदी सही है। मतलब ये मेरा अपना एक फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ, शायद उसी कारण मैं थोड़े से गीत लिख लेता हूँ, स्वरबद्ध भी हो जाते हैं। तो ये मीटर को किस तरह से काबू में रखा जाए, स्पेशली यंग पोएट्स के लिए, इस पे भी थोड़े टिप्स दीजिए। इसमें मैं वहीं आ रहा था। अच्छा जी। एक तो जरूरी है कि जो बहुत कवि हमारे हो चुके हैं ना, रिनॉन, उनको पढ़ा जाए, उनको पढ़ा जाए, अच्छी तरह से पढ़ा जाए, ऐसे पढ़ा जाए कि उनकी जो तकनीक है ना वो आपके माइंड में घर कर दे। तो फिर बगैर सोचे समझे आपकी तुकबंदी सक्सेसफुल होती जाएगी। आपको मीटर एक मिल गया, एक वजन मिल गया। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बताई सर, बहुत प्रैक्टिकल बात बताई। हाँ, तो जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो क्लासिकल बगैर सीखे क्लासिकल गा लेते हैं। वो किस लिए कि उन्होंने क्लासिकल गाते हुए बहुत लोगों को सुना होता है, निरंतर सुना होता है, तो वो ट्यून उनके माइंड में आ जाती है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, इसको एक तो वजन होता है, एक होता है मीटर, एक होता है तुकांत मेल जो मिलाव है पीछे, ये तीन चीजें हैं। सो तुकांत के लिए कवि आमतौर पर क्या करते हैं, जो एंड वाला वर्ड है ना उससे मिलते जुलते वर्ड निकाल के लिस्ट बना लेते हैं। वो किसी ना किसी कंपनी अपना जो पंक्ति होती है उसके पीछे लगा देते हैं। शर्त ये होती है कि उसका कोई अर्थ जो टॉपिक लिया है उसके साथ मिलना चाहिए, ये ना कि अलग चीज बन जाए कोई। सो कितनी लंबाई होनी चाहिए, मीटर जिसको बोलते हैं, इसमें मात्राएं होती हैं। इतनी मात्राएं हो गई, उतनी बड़ी पंक्ति बनानी है तो वही मात्राओं की संख्या होगी उसमें। सर इसमें हम वर्णों को गिन सकते हैं क्या? जैसे कि छोटी ई हुई हर्ष हुई ई, तो उसको हम 1 नंबर रखे, बड़ी को 2 रखे, इस तरह से हम गिनती कर सकते हैं क्या? ये तुकांत वाली कविता का संबंध सीधा म्यूजिक से है। गजल और गीत
ये म्यूजिक की जो होती है नॉलेज थोड़ी बहुत, उसके बगैर ये आप लिख नहीं सकते। अगर लिखेंगे तो फिर वो वजन इधर उधर हो जाएगा, खाने वाले गा नहीं सकेंगे। अच्छा। तो ये मात्राएं क्या होती हैं, ऐसे जैसे घड़ी की टिक टिक होती है, ये मात्राएं हैं, टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ये। सो आगे छंदों की बात आएगी जब, उसमें ज्यादा डिटेल में आएगा। तो मात्राएं ऐसे होती हैं कि एक अक्षर को बोलने में जितना टाइम लगता है वो एक मात्रा है। जी। जैसे आपने बोल दिया का एक मात्रा हो गई। इसको आ की मात्रा लगा दी, उसको क्या बोलेंगे, का हाँ। को आ की मात्रा लगा दी, जब का हो जाएगा, वो लंबा हो गया ना, जी जी हो गया। डबल मात्रा होगी, दो जी मात्राएं होगी। जी। इसी तरह जो बड़ी ई की मात्रा है वो जब लग जाएगी तो उस अक्षर की भी दो हो जाएंगी। जी। अच्छा, इसी तरह ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये बड़ी मात्राएं हैं। जी। ये लग जाएंगी तो एक ही अक्षर की दो मात्राएं हो जाएंगी। अगर मात्रा मुक्त होगा अक्षर, उसको कोई मात्रा नहीं लगी हुई, उसकी एक, और छोटी ई लगी होगी तो भी उसकी एक ही रहेगी, दो नहीं होंगी। ओके। जी। छोटा ऊ लगेगा, उसकी भी एक ही गिनी जाएगी। क्यों गिनी जाएगी? क्योंकि छोटी ई और छोटा ऊ बोलने में समय नहीं लगता। अच्छा। जी जी। हाँ, कोई वर्ड आप देखो जहाँ छोटा ऊ लगा हो, कोई वर्ड बोल सकते हैं आप, एक अक्षर उसको लगा के। अब जैसे है मुक्त, मुक्त में क्या होगा, हिंदी में आधा का होगा और ता पूरा होगा, और माँ को छोटी ऊ की मात्रा होगी। आदि जब किसी अक्षर से लग जाती है तो वो पूरे अक्षर में गिनी जाती है, उसकी अलग नहीं गिनी जाती आधे अक्षर की। तो जब वो ऊ होगा उसकी भी, तो मुक्त की सिर्फ दो मात्राएं गिनी जाएंगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ, इसकी दो गिनी जाएगी। जी जी। इसी तरह गिन के कहाँ विश्राम आएगा, ये नहीं होता कि एक पंक्ति में विश्राम कहीं और आ गया और दूसरी में कहीं और आ गया, वो तो अच्छा। गाई नहीं जा सकती। जी जी। अब जैसे दोहे होते हैं हमारे, जी। दोहे में 13 मात्रा, फिर विश्राम, फिर 11, टोटल 24 मात्राएं होती हैं। 13-11 सेट है बिल्कुल, इसमें ज्यादा कम नहीं हो सकती। तो एक दफा पता चल गया ना कि मात्रा कैसे गिनी जाती हैं, तो फिर गलती नहीं होती। ये सिर्फ एक बात है इसमें। और बताऊं कि ठीक है इतना? नहीं सर, आपने बहुत आसान तरीका बता दिया ये मात्रा गिनने का। धन्यवाद मात्रा, सर, ये शुरुआत में इतना से ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो दूसरी बात ये तो होगी मात्रा की। जी कवि के पास जिसने सीखना है कविता लिखना, उसके पास पहले शब्द भंडार होना चाहिए। जी। ये शब्द भंडार डिक्शनरी से नहीं मिलेगा। डिक्शनरी से तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े जो कवि हैं ना, उसको खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, आपके पोएटिक डिक्शन में बढ़ोतरी होती जाएगी। अच्छा। शब्द भंडार आपका बड़ा होता जाएगा।
जब आपके पास बहुत सारे शब्द हैं तो उसमें से चॉइस आसान हो जाती है। और पोएटिक डिक्शन पोइट्री के लिए, पोइट्री में जो शब्द यूज होते हैं वो थोड़ा प्रोज से बिल्कुल अलग तो नहीं होते, मगर अब जैसे शब्द है अभिव्यक्ति, अगर आप पोइट्री में डाल देंगे इतने बड़े शब्द को तो वो भारा हो जाएगा, उसके लिए उसका संगीत भी खराब हो जाएगा जी। तो कोई ना कोई और शब्द ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। तो ये अच्छा, फिर शब्द आपने चुनाव करना है कि ये शब्द मैंने लेने। फिर शब्द रखने की समस्या आती है, कौन सा शब्द कहाँ रखा जाए। ये तुकांत वाली कविता म्यूजिकल होती है जी। इसमें एक फ्लो होता है, लय होती है, वो लय टूटनी नहीं चाहिए। टूटनी तो क्या, ये थोड़ा सा ऐसे भी ना लगे कि जैसे दाल में कोई कोकड़ू आ गया, इतनी भी रड़क नहीं इसमें पड़नी चाहिए। तो हमें शब्द आगे पीछे करने पड़ते हैं पोइट्री में। मैं एक मिसाल देता हूँ, पंजाबी पोइट्री में किस्से होते हैं, कथाएं, लंबी कथाएं। तो उसमें हाशम एक पोएट हुआ है जिसने सस्सी पुन्नू की कहानी लिखी थी। उसकी एक लाइन है, हाशम शोर जनावर कर दे। जनावर शब्द बरता उसने, किसके लिए, जानवर के लिए। क्यों यूज किया, क्योंकि जानवर शब्द रड़कता है। जब जनावर हो गया तो फ्लो बन गया। तो सर हम यह फ्रीडम ले सकते हैं क्या पोइट्री लिखते समय थोड़ा बहुत? हाँ, फ्रीडम, कभी को फ्रीडम है। जी जी। तो मतलब पूरा हमको फोकस बहुत जटिल शब्दों में लिखना है कविता, वो फोकस नहीं हो के उसका रिदम में ध्यान देना चाहिए। रिदम, हाँ बिल्कुल। जब तुकांत वाली कविता होगी, चाहे गजल होगी, चाहे गीत होगा ना, तो उसमें तो म्यूजिक के लिए ध्यान देना होगा। मगर आजकल क्या हो गया, जिसके गले में संगीत नहीं है, सुर नहीं है, वो चाहता है कि मैं गजल लिखूं, उसके पास शब्दों की कमी नहीं है, तो वो गजल लिखने बैठ जाएगा, उसका वजन खराब हो जाएगा, शब्द इधर उधर लग जाएंगे। तो वो तुकांत मिलाते मिलाते अपना ये शो कर देता है कि मैं गजल लिख रहा हूँ। असल में गजल कमजोर होती जाती है। वो तुकांत तो मिल रहा है। और ये हम बाद में लेंगे कि गीत क्या होता है, गजल क्या होती है, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होती है, ये बाद में लेंगे। अभी सिर्फ ये मीटर की बात हम कर रहे हैं। जी जी सर। तो अब हमारे जैसे जो लोग हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, जो संगीत से भी जुड़े हुए हैं और लिटरेचर से भी जुड़े हुए, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। जी। तो ऐसी रचना जो संगीत वाला नहीं लिख रहा, दूसरा कोई लिख रहा है, जब वो किसी को कहे ना, गाने वाले को कहेगा कि मेरी ये गा के सुना दे, तो वो हारमोनियम बंद कर देगा, कहेगा पहले मैं इसको करेक्ट कर लूं। होता है सर, ऐसा होता है, अनुभव हुआ है मुझे भी। हाँ होता है जी, बिल्कुल। जी जी होता है। हाँ, और कहीं तो छोटा सा परिवर्तन जरूरी होता है, कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन भी करना पड़ता है, शब्द के शब्द चेंज हो जाते हैं जी। ये जरूरी है, ऐसा होता है। मेरे ख्याल अंशु जी भी पूछना चाहते हैं कुछ इसके बारे में। और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम का वक्त हो चला है सर। अच्छा, हाँ ठीक है। तो फिर आप ये जो मैं जैसे बोलता हूँ जी समझा कर, ये वेस्टेज ऑफ टाइम तो नहीं सर? इस क्लास में इतना मुझे सीखने मिला कि मैं अभी क्लास के बाद ये सारा कुछ नोट करने वाली हूँ
और मुझे तुकबंदी के बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, ना सिर्फ मुझे, सुनने वाले सबों को बहुत फायदा होगा सर, क्योंकि मुझे एक एज अ उभरती, मैं अभी लिखना मैंने शुरू ही किया है, तो मुझे बहुत सीखने मिला और मुझे उम्मीद है सबों को बहुत सीखने मिलेगा। हाँ, इसमें ऐसा ठीक रहेगा कि लिखो और फिर वो सुनाओ, फिर हम डिस्कस करें कि क्या कैसे होना चाहिए। जी आशीष जी, इस पे भी काम किया जा सकता है। हाँ, जी हम बात करते हैं, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले अगर अंकल जी अपनी एक या दो रचनाएं सुनाएं तो जी कार्यक्रम का जो पहला कार्यक्रम आज हमारा है ये, उसका हाँ, हाँ। अंत बहुत अच्छे से होगा। तो अब तो टाइम हो गया, फिर सर खत्म हो प्लीज गया। कुछ छोटा सा नहीं सुना है, दीजिए। अभी 3-4 मिनट है हमारे पास, आप सुना सकते हैं अंकल। अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। एक गजल छोटी बहर की लिखी थी मैंने, है पंजाबी दी पर समझ जाओगे। जी। भावें खास हम भावें आम हम, भावें खास हम भावें आम हम, अपने सुबाद मैं गुलाम हम, भावें खास हम भावें आम हम। ना मैं दैंत हाँ ना मैं देवता, ना मैं दैंत हाँ ना मैं देवता, ना मैं दैंत हाँ ना मैं देवता, दुख सुख भोगदा मैं अवाम हाँ, भावें खास हाँ भावें आम हाँ। गाया मोमना ना गाया काफरा, गाया मोमना ना गाया काफरा, गाया मोमना ना गाया काफरा, थलां च गूंजदा ओ कलाम हाँ, भावें खास हाँ भावें आम हाँ। लास्ट है जी। नाम बदनाम च हर एक ढूंढदा, नाम बदनाम च हर एक ढूंढदा, नाम बदनाम च हर एक ढूंढदा, मैं जो रह गया वो बेनाम हाँ, भावें खास हाँ भावें आम हाँ, अपने सुबाद मैं गुलाम हाँ, भावें खास हाँ भावें आम हाँ। थैंक यू। क्या बात है सर, शब्दों को भले ही मैं पूरा नहीं समझ पाई, बल दिल को छू गई सर आपकी, बहुत प्यारी दिल को गजल है, छू बहुत गई, प्यारी बहुत गजल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्यारी गजल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज का टॉपिक रहा है। और हमारी खुशकिस्मती है अंकल जी कि आपका आशीर्वाद स्नेह हमारे पास साथ हमेशा हमारे सर पे बना रहा है और बना रहे आगे भी। और मेरे लिए और भी एपिसोड हम लाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि आप संतुष्ट होंगे। तो संतोष से कुछ आगे, बहुत आगे गए सर, नहीं बहुत बहुत कुछ बहुत। सीखने मिला, बहुत कुछ सीखने और मैं मिला। रेखा जी यहाँ पे बताना चाहूंगा, जी मैं फेसबुक पे भी मॉनिटर कर रहा था, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी योगिता शर्मा जुड़ी हैं, वो एक्चुअली उनको आज मेरे साथ ही बैठना था लेकिन किसी काम में मसरूफ हो गई, लेकिन वो साथ साथ सुन रही हैं। अ, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं आपको। गुड्डे कौर जी जुड़ी हैं, वो भी वॉच कर रही हैं। गुरजाप सिंह जी जुड़े हैं, निर्दोष जी वॉच कर रही हैं।
देन निधि धवन खनीजा जी जो हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट कोचिंग विंग है, उन्होंने भी आज एक नया कार्यक्रम शुरू किया है सुबह हिंदी का, फ्री हिंदी क्लासेस का, तो उनको भी मुबारकबाद। लेकिन वो हमारे साथ ये देख रही हैं, अभिलक्ष सुन रहे हैं। यंग जनरेशन जब ऐसे कार्यक्रम सुनती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनको रुचि है पोएट्री की तरफ, लिटरेचर की तरफ। निधि धवन खनीजा जी कह रही हैं इन अमेजिंग इनसाइट्स, बहुत सीखने को मिला है। निर्दोष जी कह रहे हैं वेरी वैल्यूएबल टिप्स। उसके बाद हमारे साथ वैशाली रस्तोगी जी जो हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट है, वो जुड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं बहुत सुंदर। मनप्रीत सिंह कांग जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं वेरी मेलोडियस वॉइस। सरिता नौहरिया जी जुड़ी हुई हैं पटियाला से, और निधि धवन खनीजा जी बहुत खूबसूरत ये बोल रही हैं। अविनाश बागड़े जी जो हमारे LPGI के बहुत उम्दा पोएट हैं, वो जुड़े हुए हैं। और तो ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सब बहुत सराह रहे हैं। डॉक्टर संगीता महेश जी जुड़ी हुई हैं, हरप्रीत कौर जुड़ी हुई हैं, राजीव प्रखर जी जुड़े हुए हैं सेंट्रल इंडिया से। तो इस तरह से काफी लोग, मंजू सुभाष जी वॉच कर रही हैं। तो इस तरह से बहुत लोग हमारे, मंजू जी, डॉक्टर मंजू रुस्तगी जी जो हमारे जोनल प्रेसिडेंट हैं साउथ एशिया की, सॉरी साउथ इंडिया की, और राजीव प्रखर जी कह रहे हैं पूरे मुरादाबाद की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो थैंक यू धन्यवाद। बहुत अच्छा। हरप्रीत कौर जी कह रहे हैं हेलो सर। और निधि धवन खनीजा जी ने अभी बोला है कि आशीष जी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रश्मि खेरिया जी जुड़ी हुई हैं। तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। सिर्फ ऊंचाइयों को छुआना ही हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय ये है कि जो इस प्रोग्राम के बाद जो लोग कविताएं लिखें, वो पोएट्स हमारे कविताएं लिखें, उन कविताओं का वजन बढ़े और उन कविताओं में सार्थकता और सकारात्मकता अपने आप झलकने लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका। रेखा जी, अब हम समापन की तरफ ले जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। डॉक्टर हरजीत सिंह जी, तहे हृदय से शुक्रिया। सभी सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबों का आपने बहुत पथ प्रदर्शन किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, और हम अभ्यास करना अभी से ही शुरू कर देंगे। आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, इसी उम्मीद के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम, सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।